सबसे पहले तो एमएससी मैंने की थी और एमएससी करने के बाद जो फैमिली से प्रेशर आता है कि आप एमएससी करके आप अब नौकर बनो। नौकरी करते करते ही मुझे पता चल गया था कि नौकरी के लिए मैं नहीं बना हूँ। तो जब मैंने कार ली और मैं यूनिवर्सिटी में कार लेके गया तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बात चल रही थी, ये क्या हो गया, कोई स्मगलिंग तो नहीं करने लग गया, कभी नंबर 2 का काम तो करने नहीं लग गया। 1 या 1.5 घंटे काम करना होता है, इसी लग्जरी लाइफ है कॉलेज के प्रोफेसर से, तो अच्छा कोई लाइफ ही नहीं होती। ये किसकी मांग के लेके आया है? माँ चाचा मैं मांगता थोड़ा ही हूँ, मेरी खुद की कार, आओ बैठो चलो खेत में चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो केरेशिया टीवी। मैं हूं मंजीत सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में। मोगा डिस्ट्रिक्ट से 10-12 किलोमीटर दूर कोट ईसे खां में, जहां हम पहुंचे हैं वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक बायो मास मटेरियल का एक घर तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो उसको। उस घर में हम पहुंचे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा का विषय बना हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है इसकी वीडियो। हम वहाँ पहुँचे हैं। तो अगर मैं वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं तो उसको उनके जो फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जी, पेशे से तो वो डॉक्टर हैं और बहुत से हॉस्पिटल उनके चल रहे हैं, पेशेंट अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ में अलग से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है जो बायोमास मटेरियल से बना है। जब भी आपने पहले भी उनकी वीडियो देखी होगी तो वो बातचीत में अक्सर ही एक शख्स का जिक्र करते हैं जो हैं डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी, जो एक साइंटिस्ट हैं। वो भी आज यहाँ पे विज़िट करने के लिए पहुँचे हुए हैं इस घर में। तो आइए हम मिलते हैं उनसे और दिखाते हैं आपको इस घर के बारे में, क्या क्या इस घर में रहने के बेनिफिट हैं, क्या क्या कैसे कैसे ये घर बना, क्या उनको मुश्किलें आई, और बातचीत करते हैं डॉक्टर शिव दर्शन मलिक जी जो कि एक साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के ऊपर। उन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है। तो उसके बाद में कैसे उनके माइंड में ये विचार आया कि एक बायो मास मटीरियल जितना भी है, जो वेस्ट मटीरियल होता है, उससे एक घर बनाया जा सकता है। तो उनकी जो कैसे उन्होंने खोज की और वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन से कैसे उन्होंने ये घर तैयार किया, जानते हैं उनसे। आइए सर, बातचीत करते हैं उनसे। क्या खूब नज़ारा है, बिल्कुल जो पहले 70 के दशक के घर होते थे वही फील आ रहा है। बिल्कुल हम अब एंटर हो रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। आइए सर। जी सर, मैंने जैसे जिक्र किया था हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी के पास। तो पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा केरेशिया चैनल के। जी जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी दर्शक हैं हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने पहले पीएचडी की केमिस्ट्री के ऊपर, तो उसके बाद में जीविका चलाने के लिए हर घर की बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली से बोला जाता है कि जीविका चलाने के लिए आप जॉब करो। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड आपका जानना चाहते थे कि आपने जब कंप्लीट किया, स्टडी कंप्लीट किया, उसके बाद में आपका समय कैसा रहा, कहाँ कहाँ आपने जॉब किया, उसके बारे में थोड़ा बता पाते। सबसे पहले तो एमएससी मैंने की थी और एमएससी करने के बाद जो फैमिली से प्रेशर आता है कि आप एमएससी करके आप अब नौकर बनो, नौकरी करो। नौकरी जो हमारे घर पे हमारे फादर साहब करते थे, और फादर साहब जब भी घर पे आते थे वो नौकरी को बड़ी गालियाँ निकालते थे। नौकरी जो जिसके नौकर हो ना, 9 हाथ हों, उसको वो नौकरी कर सकता है। ना जी की नौकरी, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, यानी कि जो हाँ जी कर सकता है ना वही नौकरी कर सकता है, ना कहते ही नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पिताजी जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, और कोई भी बंदा जो नौकर है किसी भी स्टेज का, चाहे वो नौकरी से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि नौकर तो नौकर होता है। तो लेकिन मुझे भी फादर साहब ने ही बोला कि आप नौकरी करो, और मेरी ज़मीन थी उस टाइम पे राजस्थान में सूरतगढ़ के पास। तो वहाँ पे मैं केसरी सिंहपुर एक कस्बा है, सबसे पहले एमएससी के बाद में वहाँ एक गुरु नानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, उसके अंदर मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर लगा था। कुछ टाइम वहाँ रहा, फिर उसके नौर कस्बा था, उसके पास ज़मीन मेरी और नज़दीक थी, तो मैंने वहाँ से दूसरी जगह में आ गया। वो +2 के वो थे। नौकरी करते करते ही मुझे पता चल गया था कि नौकरी के लिए मैं नहीं बना हूँ। तो उसी दौरान में जो है मैंने कुछ पैसे कमा लिए थे, और फिर मैंने फादर से पैसे नहीं लिए और फिर मैंने पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के बाद फिर दोबारा वही दौर आया कि आप नौकरी करो, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो हमें स्किल्स नहीं सिखाती। अगर कुछ स्किल्स, मैं पीएचडी केमिस्ट्री हूँ तो मुझे ये सिखाया जाना चाहिए कि किस केमिकल का आप किस हिसाब से बिजनेस कर सकते हो। आपके खेत के अंदर कोई ये चीज़ है, उससे किस टाइप से केमिकल एक्सट्रैक्ट करके आप उसको, मेरे पास मान लो मैं ज़मींदार हूँ तो मुझे बताया जाना चाहिए कि आप जो है गुलाब उगाइए,
और गुलाब के अंदर ये फ्लेवर्स होते हैं, ये फ्लेवर्स होते हैं, उसको इस टाइप से आप एक्सट्रैक्ट करके इसका आप इस टाइप से दुबई या ऑस्ट्रेलिया या यूएस या कनाडा जहाँ पे भी है वहाँ पे भेजो, तो केमिस्ट्री का फ़ायदा होता है, मैं मालिक बनता। लेकिन आज स्किल्स नहीं सिखाई जाती, तो मुझे दोबारा सोनीपत के पास मुरथल है, तो मुरथल के अंदर मैंने जो है कॉलेज के अंदर ज्वाइन किया। 3 सेमेस्टर मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, लेकिन उसी दौरान मेरे मन में यही था कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं नौकरी जो है वो करता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, और जो ये प्रभु ने जो जीवन बख्शा है वो टेंशन के लिए तो नहीं बख्शा, परेशान रहने के लिए नहीं बख्शा। तो फिर मैंने सोचा कि 105 टाइप के मैंने एलिमेंट पढ़ रखे हैं, तो किसी एक एलिमेंट का तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो फिर मैंने लेड मेटल चुना, लेड मेटल से काम किया, अच्छा काम चला, खूब पैसे आ गए। अब जिस दिन मैं वो काम कर रहा था उसी टाइम पे मेरे एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी से, वो मेरे पास आ गए। जो आप काम कर रहे थे लेड का बोला, वो आपने अलग से बिजनेस किया एक अलग से? हमारा खुद का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया था। पीबी जो होता है ना, लेड बैटरी में जो काम आता है, तो लेड प्रोसेसिंग यूनिट मैंने अपनी डाल ली थी। जब मैंने लेड प्रोसेसिंग यूनिट डाल ली, 6 महीने के अंदर मैंने कार ले ली। उन्होंने उन दिनों में कार लेना जो है वो काफ़ी बड़ी बात होती थी। जो हमारे प्रोफेसर्स थे उनके पास भी कार नहीं थे, उनके पास भी स्कूटर्स थे। ये कब की बात कर रहे हो आप? कौन सा सन होगा नियर अबाउट? 95-96 तो उसके बाद 97-98 के आसपास का ये वो दौर था। तो जब मैंने कार ली और मैं यूनिवर्सिटी में कार लेके गया, तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा आवाज़ बात चल रही थी, ये क्या हो गया, कभी स्मगलिंग तो नहीं करने लग गया, कभी नंबर 2 का काम तो करने नहीं लग गया। तो मैंने मेरे प्रोफेसर को कहा, आप जाके देख ले मैं क्या कर रहा हूँ, स्मगलिंग है या क्या है, आपका तो मैं स्टूडेंट हूँ, आपसे अलग थोड़ा ही हूँ, आप चल के देखो। तो एक मेरे प्रोफेसर थे, उस दिन तो वो नहीं चले, लेकिन 5-6 साल के अंदर अंदर जब और मेरा ज़्यादा हुआ, तो उन्होंने कहा, भैया मेरे पास है ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मेरे को दिखा के ला तू क्या करता है। तो जैसे ही मेरी फैक्ट्री में घुसते ही 2 कदम अंदर चले, 2 कदम अंदर चलते ही बाहर आ गए। फैक्ट्री कहाँ थी आपकी? दिल्ली, कंजावला। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली कस्बे अपना उसमें राजधानी में कंजावला गाँव में थी। तो वो 2 कदम अंदर जाते ही बाहर वापस आ गए, और मेरे को बोले, अब इसको ताला लगा। हाँ गुरुजी, मैंने इसको ये लो ताला लगा दिया, लेकिन मैं कारण जान सकता हूँ कि कारण क्या है? बोला, जो तू काम कर रहा है धरती का सबसे खतरनाक काम कर रहा है। लेड मेटल हैवी मेटल है, और ये जितने भी हैवी मेटल हैं वो आदमी के शरीर को ख़राब कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, एजिंग करते हैं, बुढ़ापा लाते हैं, ये जहर हैं, और तू जहर का काम कर रहा है। अब तू कहेगा कि गुरुजी मेरा तो ऑफिस ही तरह है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी तो बंदे हैं जो जहर के ऊपर काम करें, तो तुझे जहर का काम नहीं करना। तो उन्होंने मेरे को एक बात और बताई कि जब यहाँ पे ये आया था सिकंदर, और सिकंदर को जब गुप्तचरों ने बताया कि इसके पास तो तेज़ घोड़े हैं, हथियार भी अलग टाइप के हैं, तो हो सकता है इसके साथ युद्ध में हम जीते हैं हारे हमें नहीं पता, तो क्यों ना वो इसके साथ कूटनीति से काम लिया जाए। तो जो पोरस था, पोरस ने रातों रात उनके लिए लेड मेटल की प्लेट बनवा दी थी फौज के लिए, आओ पहले दावत लो, खाओ पियो। जो लेड है वो चांदी की तरह चमकता है, तो उनको लगा कि ये चांदी की प्लेट में हमें खाना खिला रहा है, जबकि था वो लेड खाते ही उसकी जो सेना थी उनको जो लेड पॉइजनिंग हो गया, और वो सारे बीमार हो गए, यहाँ से वापस भाग गए। तो मेरे प्रोफेसर ने बताया कि ये उतना ख़तरनाक ये है, तो तुझे ये बंद करना होगा, तो मुझे भी बंद कर दिया। ये जो मेरी जो सिल्ली जो आप सफ़ेद देख रहे हैं ना, ये जो बालों पे सफ़ेदी आई हुई है, ये उस लेड पॉइजनिंग की वजह से ही आई हुई है। जब आप उसमें काम कर रहे थे तब स्टार्ट हो गई थी, कहीं कहीं दाढ़ी के अंदर दिखना, फिर एकदम दाढ़ी सफ़ेद होना, फिर ये सफ़ेद होना। जबकि मेरे फादर साहब हैं वो अभी तक उनके मेरे जितने सफ़ेद बाल नहीं हैं, जेनेटिकली होता है ये सारा। मेरे जो बड़े भाई हैं उसके भी इतने सफ़ेद नहीं है, छोटे के भी नहीं है, मेरे अकेले के क्यों मेरे परिवार में। तो वो इसी वजह से कि मैंने वो 6 साल लेड का काम किया था। उसके बाद गुरु ने मेरे को बताया, रास्ता दिखाया, मैंने वो काम बंद कर दिया। नहीं, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी ये जर्नी। तो मान लीजिए आप उधर गए, आपको उधर से जो फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री खड़ी की, काफ़ी मेहनत किया उसके ऊपर, वहाँ से अच्छी अर्निंग आना स्टार्ट हो गया, जीविका अच्छी चल रही थी। तो आपने चलो आप गुरु मानते हो, प्रोफेसर की बात मानी और वो सारा काम आपने बंद कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स जो फादर साहब हैं वो जॉब करते थे, वो आपको प्रेशर डाल रहे थे कि जॉब करो, तो उनकी वजह से आपने जॉब की। तो तब फैमिली में हालात कैसे थे जब आपने वो फैक्ट्री बंद कर दी? एक अच्छी खासी इनकम आ रही थी, एक जीविका अच्छा चल रहा था ना सारा, तो वो सिचुएशन क्या थी? क्या बोला गया उनकी तरफ से? बोला नहीं गया कि भाई ये तू क्या कर रहा है, एक अच्छा सा खासा काम चल रहा है, वो सारा छोड़ के वापस आ रहा है? मुझे तब बोला गया था जब मैंने मुरथल इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ी थी,
कि कॉलेज की प्रोफेसर कॉलेज की जॉब जो है वो भी कोई छोड़ने की चीज़ होती है क्या? 1 या 1.5 घंटे काम करना होता है, इसी लग्जरी लाइफ है कॉलेज के प्रोफेसर से, तो अच्छा कोई लाइफ ही नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा, मेरे से जॉब नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जब पंचायत होती है ना हरियाणा में, तो मेरे चाचा वगैरह उनको बुला लिया, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया कि ये लड़का पढ़ लिख के पागल हो गया है ये जॉब करना चाहता है। तो मेरे चाचा वगैरह ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, तू बड़ों की बात नहीं मानेगा क्या, तू ये नहीं करेगा। तो मैंने मेरे चाचा को कहा, माँ चाचा ये मेरे पास जो डिग्री है वो PhD की डिग्री है केमिस्ट्री में, मैंने कोई दाने देके तो खरीद नहीं रखी, नॉलेज से मेहनत से अर्न कर रखी है। मैं 6 महीने का मुझे टाइम चाहिए, 6 महीने में अपना काम करके देख लेता हूँ। अगर मेरे से मैं अपना काम मेरा सफल हो गया तो मैं आगे काम कर लूँगा, अदरवाइज़ जॉब तो मैं कभी भी कर लूँगा। जॉब की कोई कमी थोड़ी है। PhD केमिस्ट्री था, कॉलेजेस बहुत सारे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार खुल रहे थे, +2 में पता नहीं क्या क्या था, कहीं पे भी आदमी जॉब कर सकता था। लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले मैं अपनी कार ले आया था खरीद के, और कार ले जाके मैं अपने घर पे पहले नहीं लेके आया, मैंने अपने चाचा के घर के सामने खड़ी की। माँ चाचा बाहर आ। चाचा बोले हाँ क्या बात है, मेरी कार को देख के, ये किसकी मांग के लेके आया? माँ चाचा मैं मंगता थोड़ा ही हूँ हाँ मेरी खुद की कार, आप बैठो चलो खेत में चलते हैं। उनको बैठ के फिर मैं खेत में लेके गया। खेत में फिर मैंने रास्ते में पूछा, चाचा आप बता ये काम करूँगा या वो नौकरी करूँ? बोला बेटा तेरा फादर है ना ऐसे ही कहता रहेगा, बना लेंगे उसको, तो यही काम कर। तो फिर चाचा ने भी कहा भाई ठीक अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जब तक मैंने फैक्ट्री लगा के वहाँ से जो इनकम वगैरह स्टार्ट की थी, तब तक मैं कुछ प्लॉट्स वगैरह कुछ ज़मीन वगैरह खरीद चुका था। तो फादर भी थोड़े से सेटिस्फाई हो गए थे कि ये भूखा नहीं मरेगा, ये ठीक काम कर रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उनके मन के अंदर हमेशा यही रहा कि मेरा बेटा जो है कॉलेज में जाके प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने। वो उनकी इच्छा थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में खुली, देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू भी सिर्फ फैमिली के प्रेशर में दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कोई जॉब में। मैं यहाँ से दिल्ली गया, हरियाणा भवन में इंटरव्यू था, जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो भी मेरे जानकार थे। तो वहाँ पे जाके उनको भी मैंने मना कर दिया, मैं मेरा सिलेक्शन मत करना तो एक्चुअल में नहीं, वो हर एक फादर साहब का होता ही है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इतना पढ़ लिख गए हैं अभी वो दोबारा वापस यहाँ नहीं आए, एक अच्छे कामयाब इंसान बने। तो लेकिन उनको क्या मालूम था, उनके लिए तो यही है कि हमने बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ से निकाला था गांव से एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए, ये वापस फिर गोबर में ही आ गए हैं और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल के ऊपर है। तो आपके माइंड में जब आप आ गए वापस, तो ऐसा माइंड में क्या आया कि आपने इस वेस्ट मटेरियल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और घर तक बना डाला? ये वेस्ट है ही नहीं, ये वेस्ट नहीं है। गोबर जो है धरती के ऊपर जो सबसे बड़े धन हैं उनमें से एक धन है। गोबर एक ऐसी चीज़ है जो अनेक प्रकार के जिसके उपयोग हैं, एक उपयोग नहीं है, अनेक उपयोग है। अगर इसको हम सुखा के कंडे बना लेते हैं तो ये हमारी LPG बन जाती है, जिससे हमारा खाना बनता है। चूल्हा इसी से जलता है, और जब वो चूल्हा जलता है और जो इसका बायो प्रोडक्ट निकलता है जिसको ऐश बोलते हैं, राख बोलते हैं, वो राख गोबर से भी अच्छी चीज़ है। हमारे घरों में जो बर्तन मांजे जाते थे वो इसी राख से मांजे जाते थे। जो दातुन वगैरह के अंदर जो था ये राख डाली जाती थी। हमारे जो पशु वगैरह ब्याह जाते थे वहाँ पे वो पानी वानी हो जाता था, उसकी जेर का, उसकी मटिंडी फूटती थी उसका, तो वहाँ पे भी हम राख डालते थे। अपने खेतों के अंदर राख छिड़कते थे। तो राख जो है वो और भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम इसका जो है कंपोस्ट कर लेंगे, कड़ा डाल के ज़मीन में डाल देंगे तो खाद बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके अंदर मिट्टी मिला के, जैसे हमारे बुजुर्ग लिपते थे, उसको लिपेंगे तो ये प्लास्टर बन जाएगा। अगर इसको हम खिलौने बना लेंगे, जैसे होली आती थी, होली के ऊपर होली का दहन होता था, उसके ऊपर हम गोबर के छोटे छोटे फूल वगैरह बना के जो डालते थे, कंडे वो डालते थे, बुरकले वगैरह डाल वगैरह, तो ये उसके अंदर एक उसकी सामग्री बन गया। अभी पीछे हरियाणा के अंदर एक त्यौहार गया है, सांझी का त्यौहार। उस सांझी के अंदर क्या करते थे, दीवारों पे लड़कियां मिट्टी लेके, गोबर लेके, उससे जो पूरी की पूरी प्रतिमाएं बनाती हैं, वो भी गोबर से ही बनता था। अब जब गोवर्धन का त्यौहार आता है, उस दिन से भी गोबर लेके उसकी पूजा करते हैं। तो एक चीज़ है और उपयोग कितने हैं। धरती पे कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं जिसके इतने ज़्यादा उपयोग हो। तो गोबर सबसे बड़ा धन है। लेकिन हमने जो है गोबर को एजुकेशन के अंदर नहीं लिया। हमारे जो है अगर सिर्फ एक जो गोबर है ना, हमें गोबर का पता है, लेकिन हमें इतना नहीं पता और जो जीव हैं उनके जो मल हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके अलग अलग नाम दिए थे।
भेड़ और जो बकरी है उसके मल को मींगना बोला जाएगा। जो गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, हाथी है, उसकी को लीद बोला जाएगा, लीद। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कुत्ता है या आदमी है उसके मल को गू बोला जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग ये जो शब्द हैं ये इसीलिए हैं कि इनका उपयोग अलग अलग है। तो हम हर प्रकार के गोबर का उपयोग करना जानते थे। इससे हम दवाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे आज से 50 साल पहले देखें तो हर एक गांव के अंदर जो कुम्हार होते थे ना, वो आवे लगाते थे जिसके अंदर बर्तन पकते थे। आवे, तो आवों के अंदर जो है कुम्हार क्या करते थे, पहले तो मिट्टी से वो अपने मेहनत करके मटके बनाते थे, कुछ छोटी मोटी हांडी बनाते थे, बरौली बनाते थे, छोटे से लेके बड़े तक वो बनाते थे। अगर उसके ऊपर बारिश आ जाए, बूंद पड़ जाए तो ख़राब हो जाता है। इसलिए वो गर्मी के अंदर जब बारिश का मौसम नहीं होता था तब वो आवे के ऊपर उसको पकाते थे। तो उनके ऊपर गर्मी के रोग उनके शरीर में ज़्यादा होते थे, पीलिया वगैरह उनको ज़्यादा हो जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, जो गधा होता था वो कुम्हार के घर में ही होता था, जो पके हुए बर्तनों को इधर उधर लेके जाता था। तो गधे की लीद को वो शाम को पानी में, सूखी लीद को शाम को पानी में भिगो देते थे और सुबह उसको कपड़े छान करके, कपड़े में से छान के उसको पिला देते थे, पीलिया खत्म हो जाता था। अच्छा, गधे के गोबर से, लीद से तो पीलिया खत्म हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार से बंदर है, बंदर का जो गू है, पोटी जो है, वो अगर उसको थोड़ा सा सिलगा के उसके अंदर से धुआं निकले, उसके ऊपर अगर जो बवासीर वाला बंदा है उसको बिठा दोगे तो उसके फ्यूम से बवासीर में आसानी हो जाती है, आराम हो जाता है। अब मैं छोटा था तो उस टाइम पे लाइट तो होती नहीं थी, घर के अंदर पशु भी होते थे। पशु है तो पशुओं के लिए घर के अंदर चारा भी रखना पड़ेगा। चारा जो है घर के अंदर, इधर घर के अंदर पशु, और जब सर्दी है तो सर्दी के अंदर जो बिल्ली की जो फेवरेट जगह होती है बैठने की, वो चारे के अंदर बैठने की होती है। तो बिल्ली जो है वो चारे के अंदर पोटी भी कर देती थी। तो सुबह हमारे बुजुर्ग उठते थे और वो एकदम ऐसे तूड़ा लेके, जैसे टोकरे के अंदर तूड़ा डाला तो उसके अंदर वो उसकी पोटी भी आ जाती थी, और वो पोटी आके खोर के अंदर चली गई। हमारी गाय ने, बैल ने, भैंस ने, जोटे ने वो सूंघ ली या थोड़ी सी खा ली, तो उसके अंदर क्योंकि उनकी तासीर है शाकाहारी और बिल्ली खाती है मांसाहारी, तो उनका जो है वो तबीयत खराब हो जाएगी और वो खाना छोड़ देते थे। हमारे जैसे गाय ने, बड़द ने, बैल ने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ते ही हमारे बुजुर्गों को पता चल जाता था, क्योंकि काम तो बैल ही करेगा, बैल नहीं मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। बैलगाड़ी से, आज के ट्रैक्टर जैसा तो ज़माना नहीं है, बैलगाड़ी का ज़माना है। तो बैल अगर बीमार हो गया तो सारे काम रुक गए। तो उस बैल को या उस भैंस को या उस गाय को दोबारा खाना कैसे खिलाया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो मेरे को क्या बोला जाता था, शिवदर्शन गाँव में जा, कहीं से ढूंढ के कुत्ते का सूखा गोबर लेके आ, सूखा गू कुत्ते का। तो हम कुत्ते का सूखा गू लेके आते थे, उससे उनको सूंघा सूंघ के अपने बैलों को ठीक कर लेते थे, अपने गायों को, अपने भैंसों को ठीक कर लेते थे। तो ये औषधि के रूप में भी कभी से काम आया है। तो गोधन हमारे जो ना हरियाणा पंजाब में वे नहीं बोला जाता, वे नहीं बोला जाता, वे हम कहें वीर नहीं बोलेंगे, वीर बोलेंगे, वीर की हाल है, वीर, ठीक है ना। ऐसे ही वरदान बोलेंगे, वरदान नहीं बोलेंगे। हिंदी के अंदर वरदान होगा लेकिन हरियाणवी और पंजाबी के अंदर वरदान होगा। तो गोबर, ये गोबर नहीं है, ये गोवर है, गोवंश का वरदान। बैल का, बछड़े का, गाय का, बछड़ी का जो वरदान है वो यही है, गोवर। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। और फिर रही बात मकान बनाने की, तो इसका जब मैंने वैदिक प्लास्टर बनाया था, सबसे पहले वैदिक प्लास्टर इसलिए बनाया था कि आज जो हमारे ये सीमेंट वाले घर हैं ये गर्मी में गर्म हो जाते हैं, सर्दी में ये ठंडे हो जाते हैं। तो इसको बचाया कैसे जाए। तो फिर मेरे मन में वही आया, मैंने पुराना अपने दादे का मकान देखा, उसकी मैंने केमिस्ट्री को पढ़ा, इसमें कौन सी ऐसा मटेरियल लगा हुआ जो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। तो मुझे वही मिला, गोबर और मिट्टी। गोबर और मिट्टी वाले मकान निगे रहते हैं गर्मी में, सर्दी में, और उसमें ठंडे रहते हैं गर्मी में। तो वो चीज़ अब दोबारा तो लाई नहीं जा सकती, क्योंकि मिट्टियाँ ख़त्म होगी, तालाब ख़त्म हो गए। वरना हम जब छोटे थे तो तालाबों के अंदर कहीं ना कहीं छोटी छोटी खदान होती थी, वहाँ से पीली मिट्टी हम लेके आते थे। वो पीली मिट्टी हमारी माँ के वो दे देते थे, दादी को दे देते थे, वो उसको करके 2-3 दिन रख के, सड़ा के, उसका पेस्ट बना के और पूरे घर को लिपाई कर लेती थी। तो फिर मैंने उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन किया, और मटेरियल सिलेक्शन करके मैंने वैदिक प्लास्टर बनाया, ताकि आप अपना जो मकान है उसके अंदर अगर सीमेंट प्लास्टर को हटा के ये प्लास्टर कर लेते हो तो आपको घर में थर्मल इंसुलेशन हो जाएगा और सर्दी और गर्मी से आपको बचाव रहेगा। आज सुबह 8 बजे
ये जो पीछे डॉक्टर भुल्लर ने जो रेस्ट हाउस बना रखा है, मैं उसमें रुका हुआ था। ये और इनका लड़का छोटा बच्चा जो है वो मेरे पास 8 बजे आए और आते ही इन्होंने पता क्या किया, बोला जी मेरे उस मकान में तो ठंड है और ये निग्गा है। मगर ये वैदिक प्लास्टर का कमाल है। तो वैदिक प्लास्टर का बनाने के बाद फिर जो है गोबर के ऊपर आगे चला। तो आज मेरे गांव की जो हालत है, गौशालाओं की हालत है, वो ऐसा है कि जगह जगह गोबर बिखरा बिखरा पड़ा है, जगह जगह। पहले तो इससे उपले बना लेते थे, बड़े बड़े बिटोड़े बना लेते थे, आरे होते थे, चूल्हे होते थे, उनमें काम आता था। अब कंपनियों ने हमारे को LPG दे दी, कंपनियों ने हमारे को यूरिया दे दी। यूरिया से गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, LPG से टैक्स मिल रहा है, वो भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। और जो किसान का असली धन है गोबर, वो गलियों में सड़ रहा है। जब वो सड़ रहा है तो उससे मीथेन जनरेट हो रही है, वो मीथेन और ज़्यादा नुकसान कर रही है एनवायरनमेंट को। इधर से तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जल रहे हैं, उन फॉसिल फ्यूल के जलने से यूरिया बन रही है। वो फॉसिल फ्यूल LPG जो जल रही है वो मेरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। इधर से जो मेरा धन है वो सड़ भी रहा है, मेरे जो है हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है, मेरे गांव के अंदर जो है बीमारियां भी पैदा हो रही है और मेरे को वैसे ख़राब कर रहा है। तो दोनों तरफ से हमें मार पड़ रही है। तो इसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इसका टोटल इसका मैनेजमेंट, ऑप्टिमम जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि इससे अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करके फिर ईंट बनाना शुरू किया। गाय के गोबर आपने जो देखा, आपने गांव में भी समस्या आ रही है, अभी आधुनिकरण हो रहा है ना, तो आधुनिकरण में ये बहुत सी चीज़ें, इनका यूज़ कम हो चुका है, वो गोबर की भी प्रॉपर निपटारा नहीं हो रहा है, ढेर लग रहे हैं ना। तो आपके माइंड में फिर आई ये चीज़ कि उसका समाधान किया जाए और एक अच्छी चीज़ उससे तैयार की जाए, तो फिर आपने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आधुनिकरण। आधुनिकरण बाजार का दिया हुआ शब्द है। आधुनिकीकरण होता तो आज मेरे नीम के पत्ते ना वो हरे नहीं रहते, लाल हो जाते। आधुनिकरण होता तो ये जो पानी है ना जो गर्मी में गर्म हो जाता है और सर्दी में ठंडा होता है, ये भी ऐसा नहीं होता, इसका भी कुछ न कुछ चेंज होता। एक ही चीज़ एक ही चेंज हो रहा है, वो रहे हम। और हमें कौन चेंज कर रहा है? कंपनीज, बाजार। मटीरियलिस्टिक दुनिया ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया है जो आधुनिकीकरण शब्द है, ये भी बाजार का दिया हुआ। आधुनिक कुछ नहीं है, आधुनिक आज है, कल ये भी नहीं रहेगा और कल रहा नहीं, जो चला गया। तो रोज़ सूरज इधर से ही निकलता है, अगर आधुनिक होता तो सूरज भी उधर से निकलना शुरू हो जाता। तो आधुनिकीकरण कुछ नहीं है, ये जो हमारे संसाधन थे उनकी तरफ से हमारा ध्यान भटका के और बाजार ने अपनी अपनी चीज़ें हमें देनी शुरू कर दी, हमने खरीदनी शुरू कर दी। तो आधुनिकीकरण जो है वो होता है जो आज समस्या है उसको दूर करके और उससे आगे बढ़े। आज कितना पोल्यूशन है, आपको पराली तो दिख रही है आज, लेकिन जो ईंट भट्ठे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो तो, ये पराली तो कितने दिन, 15 दिन का खेल होगा ना सारा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। वो तो 365 के 365 दिन चलती हैं, वो तो नहीं दिख रही ना, उसके अंदर धुआं नहीं होता क्या? वो आपने जैसे जिक्र किया वो फॉसिल फ्यूल, उस हाँ, वो फॉसिल फ्यूल वही तो है। ये किसान का फ्यूल है जो गोधन है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो हमारा धन है, और वो फॉसिल फ्यूल है वो कंपनी का धन है। फॉसिल फ्यूल और दूसरे फ्यूल में सर डिफरेंस थोड़ा? फॉसिल बोलते हैं मृत जीवों को फॉसिल बोला जाता है। पेड़ पौधे मर गए, हम मर गए, जीव मर गए, मछलियाँ मर गई, कोई भी जीव मर गया, तो उसके अंदर जो है, पेड़ पौधों के अंदर कार्बन है, उसके ऊपर आके मिट्टी गिर गई, मिट्टी गिरने के बाद वो बन गया पत्थर का कोयला। ठीक है, हम हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम हैं, एक जगह आके ऊपर मिट्टी पड़ गई, तो हमारे से डीजल और पेट्रोल है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, वो बन जाता है। हाँ, तो प्रभु ने जब ये पृथ्वी बनाई थी तो इसकी संरचना इस प्रकार से की थी कि जो एक्स्ट्रा कार्बन था वो निकाल के धरती के नीचे दबा दिया था, ताकि ऊपर सभी जीव आराम से रह सकें। अब वो जो नीचे दबा हुआ फ्यूल था, जो था, उसको आदमी निकाल कर उसको धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फैला रहा है। ये है फॉसिल फ्यूल। दूसरा फ्यूल क्या है? जो ये ऊपर जो हमारे पेड़ पौधे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट है, हमारा गोबर है, जो कार्बन का साइकिल का हिस्सा है, वो है नॉर्मल फ्यूल। तो नॉर्मल फ्यूल है वो रिन्यूएबल फ्यूल होता है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे दान खड़े हैं, इसकी पराली है, मैंने पराली अपने जला के खाना बना लिया, ठीक है, अब अगले साल फिर आ जाएगी तो रिन्यू होगी, ठीक है। लेकिन जिस खान के अंदर से एक बार हमने कोयला लगा के कोयले को जला दिया, वो कोयला दोबारा नहीं बन सकता। तो वो होता है फॉसिल फ्यूल। जो प्रकृति को खराब कर रहा है वो फॉसिल फ्यूल कर रहा है। और इसीलिए आज सारी दुनिया जो है वो डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ भाग रही है। आने वाला समय जो है डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, कि ये जो फॉसिल फ्यूल है इसके ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा, वरना पृथ्वी नहीं बचेगी। तो ये है फॉसिल फ्यूल।
लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए, जहाँ उल्ट बोला जाता है, जहाँ बोला जाता है कि जो आप पराली जला रहे हो, जो पाथियाँ जैसे आपने बात की वो जला रहे हो, उससे उससे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो आप अगर एलपीजी यूज़ कर रहे हो तो इसका जो पोल्यूशन है वो कम होगा। यहाँ पे इस तरह की धारणा वो अलग से चल रही है, और आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग है। जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया वो बिल्कुल अलग है। हमें एक नई जानकारी मिली इसके बारे में भी। तो हम अब धुआं कैसे होता है? धुआं जो है वो होता क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डॉक्टर बुल्लर के यहाँ पे एक थेपड़ियों का चूल्हा है, गोबर वाला चूल्हा है, इसमें आपको धुआं नहीं नज़र आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि इन्होंने अपना जो फ्यूल है, अपनी जो थेपड़ियाँ हैं, उनको कम्प्लीटली ड्राई कर लिया। जब वो पूरी तरह सूख जाएंगी तो उसमें धुआं होगा ही नहीं। धुआं होता है जो मॉइस्चर होती है ना, मॉइस्चर के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन्स हैं, ये जो है कोलाइडल बना लेते हैं, इसलिए सफ़ेद 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 ये हमें दिखाई देता है। अगर इसी पराली को आप पूरी तरह से सुखा लोगे, मॉइस्चर इसमें होगी ही नहीं, और इसको अपने चूल्हे में जलाओगे तो पेट्रोल की तरह जलेगी ये, कोई धुआं नहीं होगा। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस पराली के उपयोग क्या क्या हैं। विदेशों के अंदर पराली से पूरे के पूरे मकान बना रहे हैं। एक मकान नहीं, आप विदेशों में हज़ारों मकान देख सकते हो जो पराली से बने हुए हैं। स्ट्रा वैले हाउस, आप जो दर्शक हैं वो अभी नेट के ऊपर खोल के गूगल पे जाके STRAW स्ट्रा BALE वैले बिल्डिंग या हाउस वो डाल के गूगल पे डाल सकते हैं। दुनिया बनाती हुई दिखेगी, लेकिन वो सारे गोरी चमड़े वाले होंगे। हरियाणा पंजाब में कोई नहीं दिखेगा आपको। अब हमारे ऊपर तो जुर्माना ही लगेगा, तूने आग क्यों लगा दी, तो जुर्माना ही भर। अगर इस प्रकार से बताया जाता है कि पराली से तो रस्सियाँ बना लो, पराली से अपना पैरालाइसिस करके इससे जो है अपना गिट्टियाँ बना लो, पराली से अपने घर बना लो, थोड़ी सी इसको सुखा के अपने चूल्हे के अंदर बाढ़ लो, तो किसान का धन है ये। लेकिन इसके ऊपर भी यही है, बेलर बना दो और ये बना दो, गठड़ियाँ दे दो, हमें दे दो, मिससे बिजली बना लेंगे। इसके ऊपर कंपनियाँ इनको खरीद रही हैं। तो किसान का धन, किसान का जो संसाधन है, वो किसान को उपयोग करना आना ही चाहिए। और हम तब तक संपन्न थे जब तक हमारे बुजुर्गों को ये आता था। उसके बाद हमें एजुकेट करके और नौकर बना लिया। आज सबसे ज़्यादा नौकरी कौन करते हैं और सबसे बड़े नौकर कौन है? तो हमें नौकर नहीं बनना है, हमें मालिक बनना है। तो हम लोगों को मालिक बनाने की दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। और जिस घर के अंदर आप बैठे हैं, ये पहला पंजाब का गोक्रीट से बना हुआ घर है। तो जब सर आपने इसके ऊपर जो इसकी ब्रिक तैयार की, पहले ईंट तैयार की, तो उसके बारे में हम जानना चाहते थे। क्या क्या आपको समस्या आई पहले, उसके ऊपर कैसे सर्च कंप्लीट हुआ, बाद में आपने पहला प्रोजेक्ट कहाँ लगाया, वो घर कैसे बनाया? PhD का मुझे यहाँ पे बड़ा लाभ हुआ। PhD क्या बताती है, समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, लिटरेचर सर्वे हम कैसे कर सकते हैं, विश्व में कहाँ कहाँ क्या हुआ उसको हम देख सकते हैं। तो मैंने जब गोक्रीट से पहले वैदिक प्लास्टर बनाया था, जब मैं गौशालाओं से लेके आने लगा गोबर, तो मुझे पता चला कि गोबर तो गायें जो है वो 1-1 1.5 फुट के अंदर गोबर के अंदर खड़ी रहती हैं। कोई बच्चा कोई भी आज गोबर के हाथ लगा के खुश नहीं है, तो उनके नीचे कौन उठाए? तो तब मेरे मन में ये आया था, हाँ भाई इसका तो समुचित प्रबंधन करना ही पड़ेगा। कैसे करें, क्या करें, इससे क्या किया जाए। तो उसी दौरान किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने मुझे अमेरिका बुला लिया लेक्चर के लिए। तो मेरा ध्यान वहाँ पे भी नेचुरल बिल्डिंग की तरफ था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ के मकान देखे, वो सारे कार्डबोर्ड, गत्ता नहीं होता, गत्ते टाइप के, प्लाई टाइप के, उसके पतले पतले बोर्ड बना के, पूरा अमेरिका उसके बने हुए मकानों में रह रहा है। तुम कह रहे बोर्ड तो गोबर से भी बन सकते हैं। इसके लिए वो बोर्ड बनाने के लिए तो उनको पेड़ काटने पड़ते हैं, उनके छिलके होते हैं, छिलकों को प्रेस करना पड़ता है, उसमें ग्लू डालना पड़ता है। गोबर तो पहले ही पाउडर फॉर्म में है, ताज़ा गोबर तो वैसे ही किसी फॉर्म में उसको वो कर लो। हम कहते इसको गोबर से बोर्ड बना लिए जाए। मैंने गोबर से बोर्ड बनाने की तो सोच ली, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो यही है, भाई ईंट से बनेगा मकान, तो मैं एक बना दूंगा, दूसरा कोई लेगा ही नहीं। तो जो आज का जो चलन है उसके अंदर ही उसी हिसाब से हम काम करेंगे तो काम जल्दी हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि बोर्ड की बजाय इससे जो है ईंट बनाई जाए। तो जब मैं अमेरिका में था तो यहाँ पे अम्बाड़ा में एक लड़की थी, वाणी गोयल, वो अम्बाड़ा शहर के अंदर बीच के शहर के बीच में उनकी मसालों की फैक्ट्री थी, वहाँ पे उसने एक गाय रखी हुई थी।
अब शहर के बीच में कोई गाय है और वो डेली गोबर देती है तो उसका करे क्या। वो लड़की फेंकना चाहती नहीं थी, वो मेरे लगातार टच में थे। तो मैंने उसको कहा, मगर इससे अगर हम ईंट बना लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं तो मैं तेरे को काम बताता हूँ, तो एक सांचा बनवा ले, ये गोबर है, गोबर के अंदर इतना इतना ये मिला ले और इससे ऐसे ईंट बना के धूप में सुखा ले। तो जो सबसे पहली जो ईंट बनी थी वो अम्बाड़ा में बनी थी, वाणी गोल के यहाँ पे। हाँ, फिर मैं यहाँ से अमेरिका से वापस यहाँ पे आया, तो जो बैलों की हालत है वो मुझसे आज भी नहीं देखी जा रही। किसान की शान होता था बैल, और आज बैल जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित प्राणी है। और जो सबसे तेज़ी से कोई चीज़ घटी है, 1990 तक हमारे यहाँ लगभग 15 करोड़ बैल थे, 2017 आते आते 2.5 करोड़ रह गए, 12.5 करोड़ बैल कहाँ गए। और आज जो नए बछड़े हैं वो एक भी बैल बनता नज़र नहीं आ रहा, उनको दूध नहीं पिलाया जा रहा, उनको छोड़ दिया जा रहा है उनका। जबकि भाई की तरह सुबह 4 बजे मेरे साथ काम करने लग जाते थे, शाम को हमारे जितना भी मैंने तूड़ा मेरे बचपन में ढोया हुआ वो सारा बैलगाड़ी से ढोया हुआ है। मैंने जितनी भी खेती की हुई है बचपन में वो सारी बैल से की हुई है। तो बैल का क्या किया जाए। तो मैं अमेरिका से आने के बाद मैं एक गौशाला से बैल ले आया। वो बैल ले आके मैंने उससे बिजली बनानी शुरू की, मैंने उससे बिजली बनाई। बैल से बिजली? बैल से बिजली, बैल चलवाया, उससे हवा दबवाई, कंप्रेस्ड एयर से मैंने टरबाइन चलाई और टरबाइन से मैंने बिजली बनाई। तो साथ में वो भी गोबर देगा रोज़। गोबर किसान की एक ऐसी चीज़ है जो उसको रोज़ मिलती है, 365 दिन मिलती है। अब मैं यहाँ पे हूँ, आसपास धान देख रहा हूँ, 15 दिन के बाद मुझे धान नहीं नजर आएगा, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा तो मुझे यहाँ कणक दिखाई देगी, गेहूँ दिखाई देगा, कहीं कहीं कम बात दिखाई देता है। साल में 2 बार तो इनकम आती है ना, वो हमारी रोज़ की इनकम है, 365 दिन की इनकम है। इनकम होता है आना, आउट गोइंग होता है जाना। इनकम जो हमारे यहाँ आ रहा है, तो वो आ रहा, हमारी इनकम क्या है, गोबर। तो वो एक बैल जो है लगभग 25 से 30 किलो ताज़ा गोबर दे देता है। तो फिर मैंने रोहतक एक बंदा रखना शुरू कर दिया, उससे ईंट बनवानी शुरू कर दी। तो जो वाणी के पास जो गाय थी वो बड़ी होगी, वो ब्यागी, उसकी एक और बछड़ी आ गई। वो बछड़ी बड़ी हुई, वो भी मैं रोहतक ले आया। मेरे पास 2 हो गए, एक छोटी बछड़ी और एक बैल। ना बछड़ी दूध देती ना बैल दूध देता, लेकिन गोबर देता है। उन दोनों के गोबर से फिर मैंने वहाँ पे ईंट बनवा के और फिर हमने एक कमरा रोहतक में बनवाया। 9 महीने के गोबर से एक कमरा बन गया। आज एक कमरा कितने का बनता है, कम से कम 2 लाख रुपए का। और उन्होंने दोनों ने 9 महीने के अंदर मुझे एक कमरा की ईंट बना के दे दी। एक कमरा, फिर मसाला भी इसमें गोबर का यूज़ होता है, प्लास्टर भी इसमें गोबर का ही लगता है, फर्श भी इसमें गोबर का ही बनता है, छत भी इसी टाइप से बनती है। तो मेरे को अगर इन्होंने 2 लाख रुपए की इनकम दे दी तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ क्या। फिर उसके बाद वाणी की गाय फिर भी आ गई, उसके पास स्पेस कम था। तो फिर वो बैल जो मेरा था, वो बछड़ी थी, वाणी की जो गायें थी, उनको हमने सबने बीकानेर शिफ्ट कर दिया। और फिर वो जो 4-5 वहाँ पे हो गए, उन 4-5 का और ज़्यादा गोबर हो गया, हमारे पास और ज़्यादा ईंटें बनने शुरू कर दी। तो आज हमने बीकानेर के अंदर एक 25 बाई 50 का हॉल बना लिया, 25 फुट चौड़ा, 50 फुट लंबा। छोटा होता है क्या, आजकल घर नहीं मिलता है लोगों को इतना बड़ा। वो हमने गायों के गोबर से, बैल के गोबर से उन्हीं के लिए बना रखा है। सबसे पहले उनके लिए बनाया, फिर अपने लिए कमरा बनाया, फिर अपने लिए रसोई बनाई। आज हमने हमारे घर से LPG निकाल रखी है, वहाँ पे थेपड़ियाँ बनती है पतली पतली, बिल्कुल उनको ट्राई करते हैं। हमारा बिल्कुल साइंटिफिक चूल्हा है, गोबर वाला ही, उससे खाना बनता है। हमारे पशुओं का जो चारा है, जो वो डालते हैं उनको दाना वाना, वो भी उसी पे गर्म होता है। टोटल हमारा उसी पे काम चालू है। उसके बाद जब ये बनाया, उसके बाद ईंटों की टेस्टिंग करवाई। टेस्टिंग के अंदर इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी आई, इसकी जो हीट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लगभग 0 है। धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0 इनकी है। ये आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, और वातावरण से हमें सुरक्षित रहती हैं। और सबसे बड़ी बात मेरी चीज़ है, मैं बीकानेर में जब मैंने बनाया, रोहतक में मैंने बनाया, रोहतक की बात बताता हूँ पहले। रोहतक में बनाया, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, 4 महीने कंप्लीट लॉकडाउन रहा। 4 महीने के अंदर मैं क्या करूँ, मैंने वहाँ पे जाके, वो गोबर तो था ही मेरे पास, ईंट तो थी, कमरा खड़ा कर लिया। एक भी दाना कहीं से सीमेंट नहीं लेके आया,
एक भी दाना कहीं से रेती का नहीं ले गया, एक भी कहीं से पक्की ईंट नहीं ले गया, एक भी कहीं से सरिया नहीं ले गया। 5-6 महीने के बाद जब नए बंदे आए मेरे पास, ये क्या, हमने तो यहाँ पे कोई ट्रक आता नहीं देखा, कोई टेम्पो आता नहीं देखा, यहाँ पे मकान कैसे बन गया? मका इससे बन गया, ये ना जाट का बिना बरता हुआ दिमाग, इससे बन गया। उसके बाद फिर बीकानेर गए। बीकानेर के अंदर भी यही है, आसपास फैक्ट्रियों वाले देखें, हमें तो चिनाई लगानी पड़ती है, तेजी लगानी पड़ती है, कहाँ कहाँ फ़ोन करने पड़ते हैं। ईंट क्या भाव देगा, सरिया क्या, सरिया बढ़ गया जी, आज तो भाव बढ़ गया, सीमेंट के भाव भी बढ़ गए जी, इसके भाव घट गए जी। रेती अगर हम निकालते हैं खानों में से तो हमारे ऊपर जुर्माने लगते हैं। ना कोई जुर्माना, ना कोई बात, उधर गायें हैं, उधर बैल है, उनके पेट पड़ रहा है, इधर मेरे लिए बिल्डिंगें बन रही हैं। सारा जो प्रॉपर है उसका समाधान हो गया। तो इसके ऊपर जो आपने सर इससे घर बनाया, जैसे आपने बोला, हम बैठे भी हुए हैं उस घर में, तो मैंने जो सुना, आप पहले जो पढ़ा, तो आपने बोला कि जिसकी जो वाल हैं, जो दीवारें हैं, वो ब्रीथेबल है, सांस लेती हैं वो। तो वो सांस कैसे लेती हैं, वो कंसेप्ट थोड़ा आप हमें बता पाएँ? इसकी दीवारों में जीवाणु होते हैं और जीवाणु को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। गोबर में जीवाणु होते हैं और इसकी दीवारों में सुराख भी होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख। तो जैसे ही मॉइस्चर इसके संपर्क में आता है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को ये सोख लेती है, अगर कम मॉइस्चर है तो अंदर से छोड़ देती है। यहाँ पे अगर कोई बदबू है, बैड बैक्टीरियाज हैं, तो उनको ये खा लेती है। नेचुरल एयर प्योरीफायर का भी काम करती है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है और हमारी हेल्थ को भी अच्छा बनाती है। ब्रीदेबल का मतलब है सांस लेने वाला। ये जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स हैं ना, और जो सिविल इंजीनियर्स हैं, वो इसको समझ पाते हैं। आज अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा मकानों के अंदर हो रहा है, वो हो रहा है क्ले प्लास्टर। क्ले प्लास्टर, उसका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो ब्रीदेबल ही है, सांस लेने वाला। मतलब मेरी दादी और मेरी माँ जो लिपाई करती थी ना, उसको नए रूप में लाके कंपनी अब भारत में भी लॉन्च करेंगे ब्रीदेबल के नाम से, और मिट्टी आपके घर में भी जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी क्ले प्लास्टर के नाम पे। तो हमें उनको वो ना दे के खुद पहले ही सीख लेना है, कभी कोई हमारे साथ दोबारा चीटिंग ना हो जाए, क्योंकि हमारे साथ जो है लगातार चीटिंग होती गई है। किसानों के साथ तो खास तौर पे चीटिंग होती गई है। हमें विकसित बना दिया, हमें उन्नत बना दिया गया। अगर मैं मेरी दादी की बात करूं, मेरी दादी के पैरों में इतने मोटे मोटे कड़ुल्ले होते थे, इतने मोटे मोटे, मैं बच्चा था, खेलता था, मेरे हाथ में नहीं आते थे। मेरी दादी के गले में इतनी सोने का कंठी बोलते हैं हमारे यहाँ, इतनी बड़ी कंठी होती थी, बीच में लाल लाल मणिये होते थे, उसके बीच में फिर सोना होता था, फिर ऐसे होता था। मेरी दादी के कानों में इतने बड़े बड़े बाली होती थी, इतना बड़ा कोका होता था। क्या था, एक औरत, चलती फिरती औरत अपने शरीर पे 7 से 8 लाख रुपए लेके घूमती थी आज के हिसाब से। आज हमारी जनरेशन के पास क्या है? तूने कोई टूम देखी है? देखिए, एक मोबाइल बचा है बस। हाँ हाँ, तो सारा पैसा कहाँ गया? उन्होंने आपको देता गया, आपके पास धन था, आपने सारा उनको धन दे दिया, उन्होंने आपको ये चीज़ें दे दी, ले लो ले लो। तो अब आगे ले लो को रोकने के लिए हमें थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी ज़मीन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज धनतेरस है ना? धन क्या होता है? सबसे पहला धन है ये काया, सबसे बड़ा। उसके बाद जो धन है ये धरती, और इस धरती के जीव, इस धरती के पशु, इस धरती के पेड़ पौधे, इस धरती का वातावरण। अगर ये धरती, ये काया कब बचेगी? तब ये धरती के वातावरण सही होगा, शुद्ध होगा, तब ये काया बचेगी। तीसरा जो काया है, तीसरी जो माया है ना, धन, वो है ये कागज, तीसरे नंबर पे है। जिस नोट्स को हम कहते हैं ना, मेरे पास तो 5 करोड़ है, मेरे पास 50 करोड़ है, मेरे पास 70 करोड़ है, मेरे पास 500 करोड़ है, इनको हम खा नहीं सकते। खाना ये धरती देगी, और ये धरती शुद्ध खाना तब देगी जब ये शुद्ध रहेगी, और ये जब शुद्ध खाना देगी तब मैं खाऊंगा, तभी मैं शुद्ध, और तभी ये धन सुरक्षित रह पाएगा। तो धनतेरस का भी मतलब हमें समझना पड़ेगा, इन चीज़ों का, हर एक चीज़ का हमें मतलब समझना पड़ेगा, और फिर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, सभी को बताना पड़ेगा। तो जैसे सर आपने बताया इसके बारे में, तो हम जानना चाहते थे, आपने जो घर बनाया, इसके जो गऊ क्रीट बोल रहे हैं, गऊ क्रीट पैलेस जहाँ हम बैठे हुए हैं, जो बना हुआ है, तो
इसकी लाइफ जो है, जो दूसरा जो पैरेलल हम बात करें, जो सीमेंटेड हाउस होता है, जो उसका घर होता है, उससे इसका क्या डिफरेंस है? लाइफ कितनी रहेगी इसकी? इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपने बात की, पहले इनकी लिपाई करनी पड़ती थी, अगर गोबर से बना हुआ घर है तो उसको एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके ऊपर काफ़ी खर्च चला जाता है, काफ़ी एनर्जी चली जाती है। तो इसमें ऐसा क्या रहेगा कि ये सीमेंट की तरह होगा, या उसके बारे में थोड़ा? हम अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं। हमें जो है भारत वालों के अंदर सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमने यूं का यूं एडॉप्ट कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन तो करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे खून में रमा हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता था, झूठा शब्द गाली के तौर पे इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही ये कंपनी आई, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको कोई ज़्यादा चीज़ों का मतलब नहीं है। आज भी आपके घर के अंदर रोज़ मिस्त्री घुसा रहता है। आज यहाँ से ये पपड़ी आ गई, इसको ठीक कर दो जी, आज इसके ये आ गया जी, इसको ठीक कर दो जी, रोज़ मिस्त्री गड़ा रहता है। अगर आप खुद साल में 1 या 2 बार अपने घर को अपने हाथ से साफ या लीप लोगे, रोज़ आप 2 टाइम खाना खाते हो, 1 टाइम नहाते भी हो, तो साल में अगर 2 बार इसको कर लेंगे, हमारे सारे पैसे मेरे पास रह जाएंगे, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? और आज कौन सा मकान है जिसके अंदर जो है मिस्त्री नहीं है? कोई भी मुझे सीमेंटेड एक मकान ऐसा बना दो, सिर्फ 5 साल पुराना ऐसा मकान बता दो जिसमें दरार ना हो, जिसमें सीलन ना आई हो, जिसमें पपड़ी ना आई हो। लेकिन नहीं, आपका सामान है, इसलिए आप उसको कह रहे हो। मेरे ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बचा। मिट्टी की उम्र नहीं होती है, मिट्टी अमर है। सीमेंट की उम्र होती है। जो चीज़ प्रभु ने बनाई है वो अमर है, जो आदमी ने बनाई है उनकी उम्र है। तो आप अपने गांव के अंदर अगर पुराना पंजाब में कहीं बचा हुआ मिट्टी का मकान देख लेना, वो भी 250 से 300 साल पुराना होगा, उससे भी पुराना होगा। और आपको कोई भी 50-60 से साल पुराना सीमेंट का मकान नहीं दिखाई देगा। अभी मैं आपको अगर मेरे मोबाइल से अगर फ़ोटो दिखाऊं ना, या कभी उधर जाओ, जो सबसे पहले सबसे बड़ा शहर बना था मुंबई, मुंबई के आसपास जो सबसे पुरानी जो सीमेंटेड बिल्डिंग्स बनी थी, उनको अगर आप देखोगे तो आपको उनको देखने का भी मन नहीं करेगा। इतनी ज़बरदस्त काली हुई है, उनके ऊपर फंगस लगा हुआ है, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। कलकत्ता के अंदर चले जाना, जहाँ सबसे पहले सीमेंटेड 1960-70 के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी थी, उनको देख लेना, सारी के ऊपर काई जमी हुई है, सारी काली है। और हमारे कहीं पे भी किसी भी गांव में आपको मौका मिले, 250 से 300 साल पुराना मिट्टी का मकान देख लेना, आज भी ऐसा लगेगा जैसे अभी मिसकी लिपाई कर दूँ तो नया हो जाएगा। तो ये सोच बदल दी गई। इस सोच के कारण ही सारी समस्याएं हैं। कंक्रीट का मकान बनाने के लिए आपको कंकर चाहिएंगे ही चाहिए, पहाड़ काटेंगे ही काटेंगे आप। रेती चाहिएगी, उसके लिए नदी का पेट चीरना पड़ेगा। पत्थर चाहिएगा, उसके लिए पहाड़ काटने पड़ेंगे। और पहाड़ यहाँ नहीं कट रहे जहाँ मोगा में बैठा हूँ, पहाड़ कहाँ कट रहे हैं? तो शाम डाडम, वहाँ पे बजरी बनती है, जो सबसे कठोर वो होते हैं ना पहाड़। पहाड़ अरबों सालों के अंदर इस रूप में आए हैं, और आदमी एक दिन के अंदर उसको ख़त्म कर रहा है। दोबारा नहीं बन सकता वो पहाड़। अगर आपको गोक्रीट से मकान बनाना है तो आपको गोबर चाहिए। आपको गोबर चाहिए तो आपको बलद लेके आने पड़ेंगे, आपको गायें लेके आने पड़ेंगे, आपके बछड़े बछड़ियाँ रोज़ के और ज़्यादा होते रहेंगे। तो प्रकृति को बचाने का अभियान गोक्रीट है, और प्रकृति को खाने का अभियान, नष्ट करने का अभियान, वो कंक्रीट है। अब ये आपको सोचना है कि आपको किस तरफ जाना है। इसके लाभ ही लाभ हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, और इसमें हानि ही हानि है, इसमें कोई लाभ ही नहीं है। अब मैं रात को यहाँ पे था, या जिसने गोक्रीट से या वैदिक प्लास्टर से मकान बना रखे हैं, उनका बिजली का बिल लगभग 70 से 80% कम आता है। 70 से 80% कम आता है। तो पहली बात तो उनके बिजली के बिल के पैसे बच रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ पे कोयला जल के बिजली बन रही है उसकी कमी हो रही है, तो प्रदूषण में कमी आ रही है। तीसरी बात, मेरी हेल्थ ठीक रह रही है। तो हर लिहाज से ये 21 है। सही है। अगर वो गर्मी में गर्म रहता है और सर्दी में ठंडा रहता है तो बिजली की खपत तो कम होगी, जो एयर कंडीशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
तो अगर मैं बात करूं सर इस घर में रहने में, हेल्थ के आपने जैसे बोला अभी, हेल्थ के भी बहुत बेनिफिट हैं, हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट हैं वो थोड़ा ब्रीफ कर पाएँ? सबसे बड़ी बात तो जो वैसे मैंने बोला था, ब्रीदेबिलिटी। आज आप तो घूमते रहते हैं, पत्रकार हैं, तो जिस घर के अंदर रंग रोगन हो रहा हो ना, काम चल रहा हो, उसके अंदर एक बार आप घुस जाना, आप 5 मिनट के अंदर नाक को बंद करके बाहर भाग के आएंगे। वो क्या है? वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। काम यहाँ पे भी चल रहा है, मेरे बाहर मिस्त्री लगे हुए हैं, इधर बड़बड़ की आवाज़ आ रही है, बाहर जो दर्शक हैं सुन रहे हैं उनको भी आ रही होगी, काम यहाँ पे भी चल रहा है ना, कोई बदबू है? बाहर देख लो, मिस्त्री लगे हुए हैं, रंग रोगन भी हो रहा है, फिटिंग भी चल रही है, इधर से ये गोक्रीट का काम भी चला है, सारा काम चल रहा है। तो जो बदबू है वही बीमारी है, और जिसमें खुशबू है, जिसमें बदबू नहीं है, वो स्वास्थ्य है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारा स्वास्थ्य है। और अपने पास अगर शरीर है ना, तो हम धन दोबारा भी कमा सकते हैं। धन तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग की हाथ का मैल होता है, 2-3 बार और रगड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, स्वास्थ्य दोबारा नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात तो स्वास्थ्य है। बाकी और जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया, प्रकृति को बचाना है, या जो बिजली की बचत है, या पानी की बचत है। गोक्रीट के अंदर जो है, जब हम गोक्रीट से मकान बनाते हैं या तो जो ईंट बनाते हैं, तो एक भी दाना हमें, एक भी तिनका या एक भी कोयले का दाना नहीं जलाना पड़ता। ये सूरज देवता की गर्मी से ही पक जाती हैं। हमें एक बूंद पानी की नहीं चाहिए, जितना गोबर में मॉइस्चर है ना, जो नमी है, उसी से ये बन जाती हैं। तो पानी भी बचता है, प्रकृति भी बचती है। और वो भट्ठे की ईंट को आपको पता ही है कैसे बनती है। एक ईंट बनाने के लिए हमें जो है 3 किलो मिट्टी चाहिए, और जो मिट्टी है वो कितने हज़ारों लाखों साल के अंदर ये मिट्टी बनी है। एक दिन में नहीं बन जाती मिट्टी, लगातार प्रकृति की प्रोसेस है, उसके बाद ये मिट्टी बनी है। और उसको हम भट्ठे में जला के तभी ख़राब कर देंगे। उस ईंट से दोबारा वो, जहाँ पे ये आज बिल्डिंगें बन रही हैं, इनकी जो उम्र ये बताते हैं सिविल इंजीनियर्स और सीमेंट कंपनियाँ, वो 50 से 60 साल पुरानी बताते हैं, इतनी लाइफ बताते हैं इसकी। इसके बाद ये टूटेंगी। आज तो आप धड़ाधड़ बना रहे हो, उसके बाद ये टूटेंगी तो मलबा कहाँ डालोगे? कोई जगह है? आज भी नहीं है। 50-60 साल के बाद कहाँ डालोगे? और जहाँ डालोगे वहाँ पे कभी कोई पेड़ पौधा नहीं उगना, क्योंकि ऊपर अगर पक्का हो गया तो नीचे से वो उभर नहीं सकते। और ये जो जिसमें अब आप बैठे हो, ये गोबर मिट्टी का है, जहाँ पे भी आप डालोगे खाद का काम करेगा। जब तक आप रहोगे आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, और जब ये खुद वो होगा, मरेगा, जब खुद इसको डिसमेंटल करेंगे या तोड़ेंगे, तो जिस भी खेत में पड़ेगा वहाँ गोबर और मिट्टी जाएगी, तो उसके अंदर भी खाद का काम करेगा। तो ये सारी प्योर इको फ्रेंडली हो गया। और दूसरा सर, जैसे हम देख रहे हैं जी दीवार बनी हुई है, तो आपने बोला कि गोक्रीट से ये सारा बना है, इसमें हम पेंट रंग देख रहे हैं जी, जो रंग लगा हुआ है जी, कैसे जी केमिकल बेस है, इसको ऊपर कैसे करना पड़ा फिर उसके बाद में? 3 अलग अलग चीज़ें हैं। पहला है वैदिक प्लास्टर। वैदिक प्लास्टर है सीमेंट वाले मकान जो आप बना रहे हो, उसमें सीमेंट प्लास्टर का सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह भी यूज़ कर सकते। सीमेंट आपने बना लिया, आपके पास गोक्रीट का रास्ता नहीं है, या आपको पता नहीं था, या आप बना चुके हैं, तो आपको क्या करना है, अपना सीमेंट प्लास्टर हटा के और वैदिक प्लास्टर करा लेना है, तो आपकी दीवार ब्रेदेबल हो जाएंगी। इतनी सी हो जाएगी खाली भाई? ब्रेदेबल हो जाएंगे सीमेंट प्लास्टर को रिप्लेस करने से। वो तो है वैदिक प्लास्टर। दूसरा है गोक्रीट। गोक्रीट है कंप्लीट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर गोबर की ईंटें भी हैं, गोबर का मोर्टार भी है, गोबर का प्लास्टर भी है, गोबर से फर्श भी बनता है, गोबर से छत भी बनती है। ये कंप्लीट पैकेज है गोक्रीट। इसके लिए हम लोगों को सिखाने की वो है, ट्रेनिंग देते हैं। 4 दिन हमारे पास लोग आते हैं, बुल्लर साहब भी गए थे, डॉक्टर बुल्लर भी यहाँ हमारे से सीख के आए थे। 4 दिन के बाद फिर हमारे वहाँ से आने के बाद 6 महीने के अंदर पहले एक छोटा सा कमरा बनाना होता है। जब तक आप कमरा नहीं बना लेते, हम आपको कंसल्टेंसी देते रहते हैं। और एक बार आदमी कमरा बना लेता है, उसमें जो कमियां आती हैं, आगे जो नया मकान बनाएगा उसके अंदर फिर वो कमियां नहीं आएगी। ये है गोक्रीट। तीसरा है वैदिक कलर। जो आज के पेंट हैं उनके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत हैं, तो पेंट के लिए हमने जो है वैदिक पेंट बनाया। उसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। जैसे पहले हमारे कली होती, चूना होता था, तो इसका बेस भी चूना ही है। और चूने के अंदर जो ऑर्गेनिक ये ना पिगमेंट्स, वो और मिट्टियाँ, वो हमने डाल रखी हैं। ये आप जो से देख रहे हो नील और चूने का ही है,
तो ये जो है लाइम हो गया और चूना हो गया। तो ऊपर जो सरफेस है ये तो है वैदिक पेंट की, इसके नीचे जो है ईंट वगैरह है वो आप बाहर चल के देखोगे तो आपको अच्छे से दिखा पाएंगे।